हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैटिक का वो पोर्शन जो इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गया है, उन सब पे एक सरसरी निगाह डालते हुए हम बहुत ही कम समय में आज की पूरी करंट अफेयर से अप टू डेट हो जाएंगे। ठीक है, हर न्यूज़ के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे इन जनरल लोग अखबार का न्यूज़ डिस्कस करते हुए चलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू एडेड ये सेशन होगा आपके लिए, जिसमें आज की सारी करंट अफेयर्स, साथ ही स्टैटिक के इंपॉर्टेंट पोर्शंस और साथ ही इस बात पे नज़र कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से फॉर्म किए जा सकते हैं। और उसके बाद एंड में जो है आपको मैं एक सैम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आज की करंट अफेयर्स के बारे में आप कितना अप टू डेट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि आज नेशनल इनकम टैक्स डे है। ठीक है, तो इसलिए आपकी स्क्रीन पर आप रेड यानी अजय देवगन की एक फिल्म आई थी अबाउट द इनकम टैक्स ऑफिसर्स, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो सन 2010 में आज के दिन को इनकम टैक्स डे मनाना चालू किया गया है, क्योंकि उस दिन नेशनल इनकम टैक्स जो लॉ था उसको 150 साल हुए थे। ठीक है, तो आज 160 साल हो गए हैं हमारे देश में इनकम टैक्स को। ठीक है, इस बात को घूमते फिरते किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। देखिए, दिल्ली पुलिस हैज़ साइटेड यूएपीए इन नोटिस ओवर स्पैमिंग जावड़ेकर एंड देन इट हैज़ रिट्रैक्टेड। ठीक है, इस न्यूज़ का क्या मतलब है कि जावड़ेकर जी, जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि स्पैम किया गया है, बहुत सारे ईमेल लाइन से भेजे गए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने जो नोटिस जारी किया कि ऐसे स्पैम आप कर रहे हैं मंत्री जी को, ये ठीक बात नहीं है, उसमें यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो हमारे देश का सबसे स्ट्रिंजेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का कानून है, उसको साइट किया गया है कि आप पे यूएपीए की धारा लगा दी जाएगी। जाहिर बात है कि इस बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा कि भाई कोई किसी को स्पैम कर रहा है मंत्री को, तो आप उस पर ऐसे खतरनाक कानून लगा देंगे जिसमें कि बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए किसी को 6 महीना जेल में रखा जा सकता है। तो आप खुद ही समझिए कितना स्ट्रिक्ट कानून है ना। ऐसे कानूनों को ड्राकोनियन कानून कहते हैं, DRACONIAN, ड्राकोनियन। इसको आप गूगल करके देख सकते हैं ये टर्म कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये इस बात पर बहुत हल्ला मचा, तो दिल्ली पुलिस ने इस तरह का नोटिस वापस ले लिया। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब ये मामला भी रिजॉल्व हो गया है, बातचीत हो गई है। ठीक है, मामला क्या है देखिए कि दिल्ली पुलिस ने ये इंटरनेट सर्विस जब देखा कि प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे मंत्री हैं, उनको एक दिन में 70-80 हज़ार ईमेल आ गए। ऐसा यहाँ हो गया कि वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इन सब मेल के जो सब्जेक्ट हेडिंग थी वो यही थी, अबाउट द न्यू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020। ठीक है, EIA 2020 करके सबका सब्जेक्ट था, तो पता चल रहा था कि एक ही जगह से भेजा जा रहा है, मतलब एक ही प्लान के तहत, एक ही कोऑर्डिनेटेड एक्शन में ये सारे ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। तो इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिन पर ये वेबसाइट होस्ट की जा रही थी, उनको कहा गया कि ये फ्रेंड्स ऑफ फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर इंडिया, ठीक है, ये वेबसाइट को बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर इंडिया क्या है? ये एक एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने के लिए एक लोगों का समूह है, लाइक माइंडेड लोगों का समूह है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या NGO इस टाइप का नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग जो है, दुनिया भर में उनकी मुहिम चल रही है, उनकी मुहिम का ये भारतीय विंग है। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो, ये 16-17 साल की टीनेज एक्टिविस्ट हैं। उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करने का मौका मिला था पिछले साल, तो जिसमें जाकर के उन्होंने बहुत ही तल्ख भाषा में, बहुत ही तीखी भाषा में एक तरह से दुनिया भर के वहाँ पे जो लोग बैठे थे उनको डांट लगाई थी और कहा था कि आप जो है आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आप आज के दिन कार्बन और दुनिया भर के रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया को पोल्यूट कर दे रहे हैं और इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियाँ भरेंगी। ठीक है, हाउ डेयर यू, कैसे, ऐसा इस तरह के टर्म्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे। और इसके बाद से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी कि कैसे एक 16 साल की लड़की ना कि यूनाइटेड नेशंस को एक तरह से डांट पिला दी है। और उसके बाद पूरी दुनिया में ग्रेटा थनबर्ग प्रसिद्ध हो गई हैं। तो उनकी अपनी इसी प्रसिद्धि का लाभ उठाते हुए उन्होंने इस प्रसिद्धि की स्पॉटलाइट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे वो डाल रही हैं। दुनिया भर में एनवायरमेंटल मामलों को वो चैंपियन कर रही हैं, कॉजेज़ को चैंपियन कर रही हैं। ठीक है, तो उन्हीं की इस मुहिम की इंडिया जो विंग है, फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर इंडिया, उसमें देखिए फ्राइडेज़ ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मेरे ख्याल से कि ये सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो इस मुहिम में साथ आए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि फ्राइडे जो है अपना आप डेडिकेट कीजिए इस कॉज के लिए। ठीक है, तो ऐसा कर दिया गया। इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर को भी कह दिया गया कि आप भाई ब्लॉक कर दीजिए इनकी वेबसाइट को, लेकिन उसके बाद लग रहा है जो हो हल्ला वगैरह हुआ तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि नहीं, दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि इस पर आईटी एक्ट लगेगा कि किसी को ये एक साइबर क्राइम है, किसी को ऑर्गेनाइज तरीके से बुली किया जा रहा है उस तरह का क्राइम है, इस पर यूएपीए नहीं लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मामला ही रिजॉल्व हो गया है, मंत्रालय से ऐसी बात हो गई है, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि विड्रॉ कर लिया है। हालांकि इस न्यूज़ के सबसे एंड में जो लाइन मैंने हाईलाइट किया, देखिए कि गुरुवार की शाम तक भी इस वेबसाइट को खोला नहीं जा सका था क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने उसको ब्लॉक कर दिया था। अब उन्होंने कहा है कि हम अपने जो भी डाउट्स थे, जो भी इसमें डिबेट थी, वो हटा दी गई है, अब इस वेबसाइट को खोल दिया जा सकता है, पर तब भी कम से कम गुरुवार की शाम तक तो उस वेबसाइट को नहीं खोला गया था, ठीक है। आपसे ग्रेटा थनबर्ग, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया और द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020, इन तीनों चीज़ों पर जो है सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए, अब कोर्ट ने 6 महीना पहले आदेश दिया था कि महिलाओं को भारतीय फौज में हर विंग में परमानेंट कमीशन दे दिया जाए इन नॉन कॉम्बैट रोल्स, ठीक है। युद्ध में लड़ने के लिए भले हम उनको फ्रंट पे ना भेजें बराबर संख्या में जैसे हम पुरुषों को भेजते हैं, पर उसके अलावा हर रोल में अब तक महिलाओं को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन पर रखा जाता था, यानी 5 साल काम करके उनको फिर रिटायर कर दिया जाता था। लेकिन अब उसमें हर जगह उन्हें, जैसे पुरुषों को परमानेंट कैंडिडेसी मिलेगी, परमानेंट कमीशन मिलेगा, वैसे ही महिलाओं को भी इसके लिए एलिजिबल कर दिया गया है 5 मंथ्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। इसमें वीमेन विल नाउ बी अलाउड परमानेंट कमीशन इन ऑल 10 स्ट्रीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या एक फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर जारी कर दिया है इसके बाबत। कर्नल आनंद जो भारतीय आर्मी के पीआर होंगे, उन्होंने इस बात को बताया है, ठीक है। वेमेन हैव सो फार बीन अलाउड पीसी इन ओनली द जज एडवोकेट जनरल एंड आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स। अब तक देखिए, जज एडवोकेट जनरल, जैग यानी क्या होता है, मिलिट्री में जो केसेस लड़े जाते हैं, मिलिट्री के अंदर मिलिट्री वालों पर जो कोर्ट मार्शल और इस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो जैग जो होते हैं उसमें एडवोकेट बनते हैं, उनकी अपनी मतलब लॉयर सर्विस होती है। अब तक उसी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाता था। और दूसरा, आर्मी के देखिए एजुकेशनल कॉर्प्स में जहाँ कुछ ट्रेनिंग देने की और एजुकेशन देने की बात होगी, इसी तरह के मतलब बहुत ही सॉफ्ट रोल्स में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाता था, ठीक है। अब महिलाओं को आर्मी एयर डिफेंस सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस कोर वगैरह में भी परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। आर्मी इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों में भी महिलाओं को अब लाइफ टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये इंडिया में जो आप कह सकते हैं कि लैंगिक बराबरी के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के मामले में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, ठीक है। इन एंटिसिपेशन आर्मी हेडक्वार्टर ने पहले से ही परमानेंट कमीशन सिलेक्शन बोर्ड वगैरह स्थापित कर दिए हैं विमेन ऑफिसर्स के लिए। और आर्मी ने कहा है कि अब आर्मी इज़ कमिटेड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल पर्सनल इंक्लूडिंग विमेन ऑफिसर्स टू सर्व द नेशन, ठीक है। इस तरह की बातें हो रही हैं। इसके पहले इस न्यूज़ में ये भी दिया गया है कि अलग अलग आर्मी की किस किस विंग में महिलाओं का कितना कितना परसेंट रिप्रेजेंटेशन था। सबसे ज़्यादा जो है जैग में था 40% और बाकी जगह तो बहुत कम ही था, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, 170 डेंटल ऑफिसर्स भी हैं। यार ये सब पॉइंट्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। एट द स्टेज ऑफ ऑप्टिंग फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन ऑल द चॉइसेस फॉर स्पेशलाइजेशन शैल बी अवेलेबल टू वुमेन ऑफिसर्स। यानी महिलाओं को भी जैसे आप फॉर्म भरते हैं, आप कोई ब्रांच लेते हैं, वैसे आर्मी में भी जब परमानेंट कमीशन मिलती है तो उनको पूछा जाता है कि आप कौन से विंग में जाना चाहेंगे आर्मी के। तो उसमें जैसे पुरुषों को हर तरह के ऑप्शंस खुले रहते हैं, महिलाओं को भी खुले रहेंगे, ठीक है। आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने भी ये बात कही थी कि इट इज़ अ वेरी इनेबलिंग जजमेंट एंड इट ब्रिंग्स आउट अ सेंस ऑफ क्लैरिटी एंड पर्पस टू गेनफुली एम्प्लॉय ऑफिसर्स फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये न्यूज़ आप याद रखिए कि अब आर्मी में महिलाओं को नॉन कॉम्बैट रोल्स में परमानेंट कमीशन दे दिया गया है, ठीक है। कॉम्बैट रोल्स में नहीं दिया गया है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर कोई पॉइंट ऐसा बोलता है ट्रू और फॉल्स में कि विमेन हैव बीन गिवन परमानेंट कमीशन इन द आर्मी, आपको बोलना है कि नहीं, दिस इज़ फॉल्स, उनको सिर्फ नॉन कॉम्बैट रोल्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। इजरायली, देखिए बहुत ही ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है साइंस एंड टेक के लिहाज से। इजराइल साइंटिस्ट टू विजिट इंडिया टू टेस्ट 4 कोविड डायग्नोसिस टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। 4 नई कोविड डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज़ इजराइल के साइंटिस्ट ने डेवलप की हैं, उसको वो इजराइल में टेस्ट कर चुके हैं, अब वो भारत आ रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ है जिनसे टेस्ट किया जाएगा। पहले देखिए, ऐसा है कि एक सलाइवा सैंपल, आपकी थूक का सैंपल लेने के मिनटों में बता देंगे। 2 इस तरह के टेस्ट हैं कि थूक का सैंपल लेके मिनटों में बता देंगे कि आपको कोरोना है कि नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है वो किसी व्यक्ति की आवाज़ सुन के ही बता देगा कि उसको कोरोना है या नहीं, ठीक है। इसमें यानी फ़ोन पे बात करते हुए भी टेस्टिंग की जा सकती है, ठीक है।
और चौथा जो है वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रहा है ब्रेथ सैंपल्स के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जैसे ही थोड़ा टाइम हुआ कोरोना को आके, तो लोगों ने अपना पूरा इनोवेशन इसमें, साइंटिफिक इनोवेशन लगा दिया है कि ना सिर्फ ब्लड टेस्ट के ज़रिए होगा इसका टेस्ट, अब देखिए सलाइवा टेस्टिंग से हो रहा है, किसी की आवाज़ सुन के हो जा रहा है, फ़ोन पे ही आवाज़ सुन के आप टेस्ट कर देंगे कि उनको कोरोना है या नहीं है, और ब्रेथ एनालाइज करके उस पर रेडियो वेव्स डाल के आप देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको कोरोना है कि नहीं है। ठीक है, इसके टेस्टिंग वो लोग भारत में कैरी आउट करेंगे। कहा जा रहा है कि द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो डायरेक्टोरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि इजराइल की एजेंसी है वो, और भारत में जो के विजय राघवन है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग से भारत और इजराइल इस प्रोजेक्ट में बराबर काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। फंडिंग, लॉजिस्टिक्स, कोऑपरेशन एंड रिजल्ट्स आर म्यूचुअल, सेड मल्का। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है मिल के पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। भारत में 4 से 5 हज़ार टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो लार का टेस्ट होगा, जो आपके सलाइवा का टेस्ट होगा, उसमें पॉली एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, 30 मिनट में वो रिजल्ट बता देगा। ठीक है, जैसे आप किसी एयरपोर्ट में जा रहे हैं, किसी मॉल में या कहीं भी जा रहे हैं, आपको टेस्ट करके क्लियर किया जा सकता है कि आप अंदर जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो रियल टाइम टेस्टिंग वुड अलाउ द इकोनॉमी टू ओपन अगेन, यानी किसी भी पब्लिक स्पेस में, मॉल वगैरह में आपको खरीदारी करने आप घूम सकते हैं और आप अश्योर्ड रह सकते हैं कि यहाँ जितने भी लोग घूम रहे हैं ये सब कोरोना नेगेटिव हैं, सबका टेस्ट करके ही इन्हें अंदर घुसने दिया गया है। ठीक है, दूसरा एक टेस्ट है जो कि सलाइवा सैंपल लेके 30 मिनट में रिजल्ट दे देता है, वो बायोकेमिकल टेस्ट है, इनएक्सपेंसिव है, घर पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा डिटेल अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। देखिए कोई भी केमिकल का नाम एग्जैक्टली नहीं बता रहे कैसे होगा, या इस टेक्नोलॉजी को क्या नाम दिया गया वो भी नहीं बताया गया है। ठीक है, शायद आने वाले दिनों में इस पर और खुलासा हो। तीसरी टेक्नोलॉजी जो है, जो आवाज़ सुन के ही बता देती है कोरोना है या नहीं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बताती है ना। तो ये बता रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ध्यान देते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है कोरोना। उससे आप जो बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ में शायद कोई खड़खड़ाहट हो या ऐसा कुछ पता चले, पता नहीं, उतनी डिटेल तो न्यूज़ में दी नहीं है, लेकिन ऐसे में किसी को ज़ुकाम भी होगा तो उसकी आवाज़ तो बदल जाती है जैसे, तो वैसे ही शायद कोरोना जब होता है तो उसके कमेंसुरेट आवाज़ कुछ अलग पैटर्न में बदलती है, तो उसको टेस्ट करके ये बता देंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि फ़ोन पे भी किसी की टेस्टिंग हो जाएगी, है ना। पूरे देश भर के जितने लोगों के पास फ़ोन है सबको बोला जाएगा अपना सैंपल भेज दो, सब पे एक मतलब लहर के तौर पे टेस्ट कर दिया जाएगा ग्रुप में, और सबको एसएमएस से रिजल्ट भेज दिया जाएगा आपको कोरोना है या नहीं है। ठीक है, मतलब इन द फ्यूचर शायद इस तरह की चीज़ हो सकती है, ऐसी बात न्यूज़ में नहीं है, ऐसा मेरा गेस्टिमेशन है। ठीक है, और चौथा जो बता रहे हैं ब्रेथ एनालाइज़र, कि ब्रेथ को एनालाइज किया जाएगा और उसमें टेट्राहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाएगी और एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बता दिया जाएगा आपके पास वो वायरस है कि नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह के 4 टेस्ट हैं। इसमें फिर देखिए एक एयरप्लेन में आ रहे हैं ये सारे साइंटिस्ट इस तरह के इक्विपमेंट लेके, उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट वगैरह और लेके आ रहे हैं भारत को हेल्प करने के लिए कोरोना से लड़ने में। ठीक है, ये जो चारों आपको मैंने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया, ये इजराइल से एक तो आई हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आप देखिए जो वॉइस टेस्टिंग वाला मामला है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। जो सलाइवा टेस्टिंग वाला जो टेस्ट है उसमें पॉली एमिनो एसिड का इस्तेमाल किया गया है, और तीसरा जो आपकी ब्रेथ को एनालाइज करके बताएगा उसमें टेट्राहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिए, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। चाइना हैज़ थ्रेटेंड टू डी रिकग्नाइज BNO पासपोर्ट्स ऑफ हांगकांग रेसिडेंट्स। देखिए चाइना का हांगकांग से रिलेटेड और ब्रिटेन के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है इसके बारे में आपको पता होगा ही। चाइना एक स्पेशल सिक्योरिटी लॉ लेके आया है जिसके तहत वो हांगकांग में लोग जो ज़्यादा डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं उनको अपने खतरनाक कानूनों में फंसा लेगा और उनको जेल कर देगा वगैरह वगैरह। जब 1997 में हांगकांग को चाइना को दिया गया था ब्रिटेन द्वारा, तब यही अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हांगकांग के सारे फैसले हांगकांग के लोग खुद लेंगे, वहाँ की असेंबली वहाँ के लिए कानून बनाएगी, चाइना अपना सिस्टम वहाँ पे नहीं थोपेगा। लेकिन अब देखिए चाइना की पार्लियामेंट ने ये कानून पास कर दिया है जो कि गलत है। तो ब्रिटेन का कहना है कि ये तो वादा खिलाफ़ी हो गई हमारे लोगों के साथ। एक तरह से हांगकांग के जो लोग थे उस समय वो तो सब ब्रिटिश नेशनल्स थे। तो ब्रिटेन का कहना है कि अब अगर हांगकांग के लोग आएंगे हमारे पास तो हम उन्हें नागरिकता एकदम फास्ट ट्रैक करके प्रोवाइड कर देंगे। चाइना का यहाँ कहना है कि ये आप गलत कर रहे हैं हमारे साथ, ये हांगकांग के लोगों को ये स्पेशल नागरिकता वगैरह देने की जो आप बात कर रहे हैं ठीक नहीं है। तो हांगकांग के लोग जो है वो एक स्पेशल पासपोर्ट होल्ड करते हैं जो कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ पासपोर्ट होता है ना। जैसे हमारा देखिए OIC कार्ड OCI कार्ड होता है उसी तरह का कुछ ये है, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ पासपोर्ट है। तो चाइना कह रहा है हम इसको डी रिकग्नाइज़ कर देंगे।
तो फिर क्या होगा, सारे हांगकांग वालों को बोला जाएगा कि भाई आप चाइना का पासपोर्ट लीजिए, ठीक है। उनसे कहा जाएगा कि शपथ लो मैं चाइना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं मांगूंगा, या ऐसे लोग जिनकी चाइना के पास एक डेटाबेस पहले से मौजूद होगा जो प्रोटेस्ट कर चुके हैं, उनको ये पासपोर्ट देंगे ही नहीं। तो इस लिहाज से क्या होगा, हांगकांग के अधिकतर जनसंख्या के पास पासपोर्ट ही नहीं रहेगा, तो वो हांगकांग छोड़ के भागना भी चाहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए कितना ड्राकोनियन ये स्टेप है चाइना के द्वारा लिया जा रहा है। खैर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा BNO का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अब ये देखिए आज की काफ़ी डिटेल्ड न्यूज़ है, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ है कि कोरोना वायरस का जो शेप है वो चेंज हो जाता है सेल में घुसने के बाद, ऐसा हमें पता चला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना का वैक्सीन डेवलप करने के लिए, कोरोना से डील करने के लिए, ठीक है। इसका डायग्राम भी दिया गया है, थोड़ा समझने में मुश्किल है, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, ठीक है। जो आप देखेंगे कोरोना वायरस की जो भी ड्राइंग्स आपने देखी होंगी, उससे आपको मशरूम जैसी जो चीज़ें निकली रहती हैं उनको कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन। SARS-CoV-2 जो वायरस है उसका स्पाइक प्रोटीन है, इस स्पाइक प्रोटीन की वजह से ही इस वायरस का नाम कोरोना है, इट इज़ द क्राउन ऑफ द कोरोना वायरस, ठीक है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये जैसे ही सेल के साथ अटैच होता है ये अपना शेप चेंज कर लेता है, अपने आप में मुड़ के एक हेयर पिन टाइप का बन जाता है। पहले स्ट्रेट था, जैसे ही सेल के साथ जुड़ा इसका अपना मेम्ब्रेन इसने साइड में एक हेयर पिन जैसा बना लिया, प्रोटेक्टिव लेयर जैसा पीछे बना लेता है, ठीक है। इससे होता क्या है देखिए कि देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पाइक प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये वो प्रोटीन है जो कोरोना वायरस के सरफेस से निकला हुआ रहता है कांटे के जैसे, और यही किसी ह्यूमन सेल में जाके अटैच होता है सबसे पहले। तो ये स्पाइक प्रोटीन ही जाके सेल मेम्ब्रेन से रिएक्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उस वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, ठीक है। इसमें ACE2 रिसेप्टर ऐसा एक ह्यूमन एंजाइम है, उससे अटैच कर लेता है, उससे अटैच होने के बाद उसमें घुल मिल जाता है समझिए, उसके बाद सेल के अंदर घुस जाता है और अपनी कॉपीज़ बनाने लगता है। ये किसी भी वायरस का यही बिहेवियर है, वायरस इज़ मेयरली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एक सॉफ्टवेयर कोड जैसी ये चीज़ है, किसी भी सेल में घुस के वो अपनी कॉपीज़ बनाने लग जाता है, बस इतनी सी बात ये कोई भी वायरस करता है, ठीक है। तो स्पाइक प्रोटीन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। रिसर्चर्स ने क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्रायो EM से क्या किया है कि फ्रीज फ्रेम कर दिया है। क्रायोजेनिक यानी टेम्परेचर से रिलेटेड, जनरली हाई टेम्परेचर या बहुत ही लो टेम्परेचर वाले जो भी काम होते हैं उसमें क्रायोजेनिक ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो वो बहुत ही इस प्रोसेस को एकदम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जमा के फिर देखा जा रहा है, आप सामान्य भाषा में ऐसा समझ सकते हैं। साइंटिस्टों ने किया है यहाँ पर बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। तो उन्होंने क्या देखा है कि पहले प्रोटीन का शेप नॉर्मल रहता है, अपनी स्क्रीन पर देखिए जो ड्राइंग है उसमें नीचे वायरस का मेम्ब्रेन है और ऊपर ये कोरोना निकला हुआ है उसका। लेकिन जैसे ही वो अब अगली इमेज में देखिए, राइट साइड वाली इमेज में, जैसे ही कोरोना जाके सेल से जुड़ा तो उसके पीछे उसका वायरस मेम्ब्रेन उसको घेर के एक छाते जैसा बना लेता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि बॉडी को जो लगता है कि ये कोई दूसरा वायरस आया है, किसी दूसरी तरह का ये वायरस है, तो बॉडी एक दूसरी तरह के एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जो कि उस कोरोना वायरस पे काम ही नहीं करती है या उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती है जितनी करनी चाहिए। इसीलिए ये वायरस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है दुनिया भर में। आप देखिए इसने कितनी अच्छी टेक्निक निकाली है कि कोरोना एज सच, तो देखिए ये वायरस कोरोना वायरस जुकाम का ही वायरस है ना। दुनिया भर में सबको जुकाम होता है, हर किसी की बॉडी में जुकाम की तरफ एक एंटीबॉडी, एक रेजिस्टेंस मौजूद है। जुकाम होगा तो कुछ दिन में बॉडी अपने आप ही उसको ख़त्म कर देगी। उसमें चेंज क्या किया गया है SARS-CoV-2 में, देखिए कि वो अपने आप को, अपना डिज़ाइन ऐसा चेंज कर लेता है अपना, कि बॉडी को लगता है ये किसी और तरह का वायरस है, एक दूसरे टाइप की एंटीबॉडीज़ को बॉडी रिलीज़ कर देती है जो कि उस वायरस को मार ही नहीं पाती है। इसलिए वो वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई करते रहता है और अल्टीमेटली पेशेंट की मौत हो जाती है, ठीक है। अब इसकी ये जो फाइंडिंग हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इसका वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं कि वही मृत जो वायरस है उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दे रहे हैं, उससे एंटीबॉडीज़ बन जा रही हैं। हम सोच रहे हैं कि यही एंटीबॉडीज़ इंसान की बॉडी में प्रेजेंट रहेंगी और अगली बार जब कोरोना आएगा तो ये एंटीबॉडीज़ उसको मार देंगी। पर यही तो इस वायरस की चालाकी है, जो एंटीबॉडीज़ निकलेंगी वो इस वायरस पे काम ही नहीं करेंगी। इस वायरस ने अपने आप को इस तरह से चेंज कर लिया है, सेल में अटैच होते ही ऐसे चेंज हो जाता है। तो यानी वैक्सीन जो हम बनाएंगे वो काम ही नहीं करेगा अगर हमने इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे देश में कोवैक्सीन भी जो है उसमें से एक जो भारत बायोटेक डेवलप कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलके, उसमें यही किया जा रहा है कि ये मरे हुए वायरस को, या कम पावर वायरस का तो खैर मरा हुआ जिंदा होना ऐसा कुछ होता नहीं है, तो बहुत ही वीक वायरस को बॉडी में इंजेक्ट करके एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ट्रिगर किया जा रहा है। लेकिन उन्हें अब ये बात
इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो एंटीबॉडीज़ तो काम ही नहीं करेंगी वायरस पे, है ना। तो इस बात को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कवरी हुई है और बहुत ही सही टाइम पे ये डिस्कवरी हुई है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर जो फॉर्म है उनमें क्या कुछ सिमिलैरिटी है। हाँ, तो बेसिकली वो शुगर मॉलिक्यूल्स और ग्लाइकन्स से ही बने हैं जो कि एट इवनली स्पेस्ड लोकेशंस ऑन देयर सरफेस होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकन्स यानी जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक और फीचर है जो कि ये वायरस को का एग्जैक्ट नेचर क्या है, ये इम्यून सिस्टम को डिटेक्ट होने नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स थे अबाउट द वायरस मेम्ब्रेन, अबाउट द कोरोना दैट प्रोट्रूड्स। देखिए, बहुत ही आसान ये सवाल पूछा जा सकता है, कोरोना वायरस को कोरोना क्यों बोला जाता है ना। तो आपको बताना है ये स्पाइक प्रोटीन्स की वजह से बोला जाता है और इसका जो शेप चेंज हो गया ये मैंने आपको बताया, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स गलत ट्रिगर करता है जिससे कि गलत एंटीबॉडीज बॉडी में रिलीज हो जाती हैं और इस वायरस को मार ही नहीं पाती हैं। और यही बात इंपॉर्टेंट है वैक्सीन के लिए, जिसमें कि वीक पावर का वायरस इंजेक्ट किया जा रहा है, एंटीबॉडीज बॉडी में निकलेंगी ये सोच के। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ACE2 रिसेप्टर एक ऐसा एंजाइम है ACE2 रिसेप्टर जिससे रिएक्ट करने के बाद ही सेल में घुस पाता है ये वायरस। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रख लीजिए। फिर क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी क्रायो EM से इसको फ्रीज फ्रेम करके फोटो लिया गया है। ये वाला पॉइंट भी आप याद रख लीजिए जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, देखिए ये टिकटॉक से रिलेटेड न्यूज़ है। टिकटॉक के ऊपर दुनिया भर में बहुत ही हल्ला हंगामा चल रहा है। इंडिया में उसको बैन कर दिया गया था, शायद वापस चालू कर दिया गया उसको। अमेरिका में भी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा है कि टिकटॉक का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों पर जासूसी करने के लिए किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए टिकटॉक की एक पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है बाइट डांस, यानी जिन्होंने टिकटॉक को बेसिकली बनाया है। ठीक है, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनियां हैं जिन्होंने उनको पैसा दिया ताकि वो दुनिया भर में एक्सपेंड कर सकें। वो कौन सी कंपनियां हैं, देखिए जनरल अटलांटिक एंड सेक्वा कैपिटल। सेक्वा कैपिटल बहुत ही फेमस है, इंडिया के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को उन्होंने फंड किया है, और जनरल अटलांटिक। ठीक है, तो जनरल अटलांटिक और सेक्वा कैपिटल क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना बाइट डांस जो पेरेंट कंपनी है उससे हम लोग खरीद लें पूरा का पूरा ऐप। ठीक है, उनको फिर ऐप से बाहर कर देंगे, तो अब ये ऐप चाइनीज़ रह ही नहीं जाएगा। तो दुनिया भर में जो लोग कह रहे हैं, चीन का ऐप है हम बैन कर देंगे, वो बात ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि चाइनीज़ जो उसके मालिक थे उनको तो हमने हटा दिया, उनसे उनके शेयर खरीद लिए। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये पता चलना चाहिए किसने पैसे लगाए हैं इस कंपनी में, जनरल अटलांटिक और सेक्वा कैपिटल ने, ये आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट क्या हुआ है कि वैसे भी टिकटॉक जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर, टिकटॉक कंपनी का हेडक्वार्टर अब चाइना में नहीं है, उसको केमैन आइलैंड्स में शिफ्ट कर दिया गया है। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसी तरह के छोटे छोटे देशों में अपना हेडक्वार्टर रखती हैं जहां पर कि कोई टैक्स नहीं लगता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। तो केमैन आइलैंड में उन्होंने वैसे भी शिफ्ट कर दिया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये कंपनी अभी भी चाइनीज़ कंपनी अब नहीं रही है। हाँ, इस कंपनी के जिन्होंने बनाया है वो मालिक, जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, ठीक है, वो उनका हेडक्वार्टर अभी बीजिंग में है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है कि बाइट डांस खुद अब बीजिंग से अपना हेडक्वार्टर हटाने की सोच रहा है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि भाई दुनिया भर में बात हो रही है कि हम चाइनीज़ कंपनी है वगैरह वगैरह, हम चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ स्पाइंग कर रहे हैं, तो हम चाइना से ही हट जाते हैं। तो कोई भी वो भी ज़रूर चाहेंगे, जब टिकटॉक इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो नहीं चाहेंगे कि हम अपने शेयर बेच दें ये सेक्वा कैपिटल और जनरल अटलांटिक को। अगर बीजिंग से अपना ऑफिस हटाने के से कुछ हो सकता है तो वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है कि टिकटॉक लिमिटेड जो है उससे एक उन्होंने 2 कंपनियां बनाई हैं, 2 कंपनियां उस कंपनी से निकाली हैं, आप समझिए। एक टिकटॉक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, टिकटॉक LLC जो है, और दूसरा सिंगापुर बेस्ड टिकटॉक प्राइवेट लिमिटेड है। तो सिंगापुर बेस्ड टिकटॉक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इंडियन टिकटॉक की मालिक है। इस पॉइंट को अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार 10 सेकंड पीछे जाके फिर से सुन लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ठीक है, तो जो सिंगापुर की टिकटॉक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो इंडियन टिकटॉक की मालिक है। उस सिंगापुर वाली कंपनी की जो मालिक है वो ओरिजिनल टिकटॉक LLC जो कंपनी है, टिकटॉक लिमिटेड जो है उसकी मालिक है। ठीक है, तो ये इस तरह का उसका ओनरशिप पैटर्न है। ये आपसे किसी एग्जाम में शायद पूछ ले या किसी इंटरव्यू में ये पेज निकाल दिया जाए कि ये तो चाइनीज़ कंपनी कैसे हुई, चाइनीज़ है ही नहीं, क्योंकि इसकी मालिक जो है वो कंपनी तो सिंगापुर में बेस्ड है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे। बाइट डांस इसकी पेरेंट कंपनी है, ये आप याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अब देखिए, त्रिपुरा में ब्रू रेफ्यूजीज़ का मामला है। पिछले 2 महीनों से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कई बार इस पर न्यूज़ आ चुकी है हिंदू में, है ना। तो इस बार ब्रू रेफ्यूजीज़ से रिलेटेड सवाल आपसे ज़रूर किया जा सकता है। ब्रू रेफ्यूजीज़ की क्या हिस्ट्री है मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है। आपको अगर नहीं पता है तो आप एक बार गूगल करके विकीपीडिया पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, नॉन ब्रूज ऑफ त्रिपुरा
हैव proposed 6 places for settling the displaced Brus from मिज़ोरम। क्या हुआ है कि त्रिपुरा में ब्रू रेफ्यूजीज़ को बसाया जाएगा। ओरिजिनली ऐतिहासिक तौर पे ये ब्रू लोग जो थे, जो ब्रू कम्युनिटी थी, वो त्रिपुरा की ही थी। ऐसी कहानी है कि उन लोग कहीं मेघालय और नागालैंड वगैरह चले गए पीछे, ठीक है। अब फिर मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, ये जो भी वहाँ के लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे, ये लोग त्रिपुरा के लोग हैं। उनके साथ हिंसा करके उन्हें वापस भगा दिया। अब जब वो वापस त्रिपुरा में भाग के आ गए, तो अब यहाँ तो पिछले कई सौ सालों से दूसरे लोग रह रहे हैं ना, तो अब उनका कहना है कि नहीं, हम इन्हें अब यहाँ नहीं रहने देंगे। तो ये ब्रू लोग जाएंगे कहाँ? तो सरकार ने उनके रेफ्यूजी कैंप बना दिए हैं, वो वहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब सारी ज़िंदगी वो कैंपों में तो बिताएंगे नहीं। उन्हें गाँव में ज़मीन वगैरह दे के आपको जो है विस्थापित करना पड़ेगा, वहाँ पे रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे उनको रीस्टैब्लिश किया जाए, इसको लेके 4 पार्टी का एक 4 पार्टाइट जो है एक अग्रीमेंट हुआ है। उस अग्रीमेंट में ऐसा बोला गया था कि उनको एटलीस्ट 500 फैमिली करके कम से कम 5,500 या ऐसे, हाँ, 6,500 फैमिलीज़ को रीसेटल किया जाएगा त्रिपुरा में, और एक साथ 500 फैमिलीज़ को रखा जाएगा। कि ऐसे ना कर दें आप ना उनके साथ कि 2 लोगों को कहीं यहाँ भेज दिया, 4 को कहीं और भेज दिया, उनकी पूरी कम्युनिटी आप ख़त्म कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन इससे त्रिपुरा के लोकल लोग सहमत नहीं हैं। त्रिपुरा के लोकल लोगों ने कुछ ज़मीनें सजेस्ट की हैं कि भाई आप यहाँ पे उन्हें बसा सकते हैं। जाहिर बात है वो ज़मीन है जो कोई नहीं लेना चाहता है, जो अपने आप से सामने वाला आपको वॉलंटियर करके दे रहा है, ठीक है यहाँ आ जाओ, तो वो जगह है जहाँ ऑलरेडी कोई नहीं रह रहा है और कोई रहना भी नहीं चाहता है। वो ज़मीन ज़रूर ऑफ़र की है इनको, जिसको कि ब्रू रेफ्यूजीज़ लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। प्लस उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ 500 परिवारों को आप बसाएंगे यहाँ पे, जबकि अग्रीमेंट 6,500 फैमिलीज़ का हुआ है, ठीक है। इस 4 पार्टी वाले अग्रीमेंट में ये अभी क्लियर नहीं है कि ये लोग जो अभी आके ये ऑफ़र दे रहे हैं, वो लोग उस अग्रीमेंट के 4 पार्टी में एक पार्टी थे या नहीं। ज़रूर त्रिपुरा राज्य से कोई पार्टी रही होगी, जो कि तभी तो 4 पार्टियों का अग्रीमेंट हुआ है इसमें। तो ये तो ब्रू लोगों का कहना है कि बाकायदा वादा खिलाफ़ी हो रही है हमारे साथ। जो अग्रीमेंट हमारे साथ इसी साल जनवरी में हुआ था, 6,500 यहाँ पर फैमिलीज़ को बसाया जाएगा ऐसे क्लस्टर्स में कि एक क्लस्टर में 500 फैमिली रहेगी, ठीक है। तो उस अग्रीमेंट से ये लोग वायलेट कर रहे हैं। तो किन इलाकों में, देखिए जो सेकंड पैरा मैंने हाईलाइट किया है न्यूज़ का, तो ये जॉइंट मूवमेंट कमेटी है त्रिपुरा की, जिसमें बंगाली, मिज़ो और यहाँ त्रिपुरा के अलग रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं, जो कि कंचनपुर और पानी सागर सब डिवीज़न है नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ रहते हैं। यहाँ पर ही ब्रू लोग विस्थापित होकर रह रहे हैं और यही उन्हें ज़मीन देने की बात चल रही है। तो पूरा मामला इसी एरिया का है। आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कंचनपुर, पानी सागर सब डिवीज़न, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ब्रू लोगों को रीसेटल करने का प्लान चल रहा है। इन जगहों के नाम आप याद रखिए। जो ब्रू मूवमेंट है, जो ब्रू रेफ्यूजीज़ का इशू है, उस पर बस आप विकिपीडिया पेज पढ़ लीजिए, 2-3 पैराग्राफ वाली बात है, और ज़्यादा आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप याद रखिए। चलिए, अगली न्यूज़ है अबाउट चाइनाज़ लॉन्च टू एम्बिशियस मार्स मिशन, ठीक है। हर दिन एक न्यूज़ आ जाती है मार्स मिशन के बारे में। 3 मार्स मिशन होने वाले हैं इस साल, 2 हो चुके हैं। यूएई का अमल, विच मीन्स होप, वो निकल चुका है। चाइना का देखिए लॉन्ग मार्च 5, ये रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5, ठीक है, जो हैनान आइलैंड से निकला है। उसमें यहाँ पर जो उनका ये व्हीकल है, उसका नाम है, क्या कहते हैं, तियानवेन-1 या क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है ज़रूर। मैच द फॉलोइंग में आपसे यही पूछ लिया जाएगा। फिर यूएस का परसिवरेंस जाने वाला है, ठीक है, जो कि मार्स पे लैंड करेगा। अब इन तीनों जो मूवमेंट्स हैं, ये जो तीनों जा रही हैं मार्स तक प्रोजेक्ट्स, इन तीनों के पर्पस अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। मैं 2-3 बार पहले भी मेरे वीडियोस में बता चुका हूँ। तो चाइना का जो ये जा रहा है, उसमें ऑर्बिटर भी होगा, लैंडर भी होगा, रोवर भी होगा, ठीक है। यानी ऑर्बिटर भी ऑर्बिट करते रहेगा, लैंडर लैंड करेगा, और उसमें से एक गाड़ी निकल के, समझिए, मार्स की सरफेस पे चलेगी भी, रिसर्च करके सैंपल के रिजल्ट्स यहाँ से वापस भेजेगी। चाइना वहाँ पे पानी खोज रहा है, और खोज रहा है क्या कभी वहाँ जीवन था। ये 2 बातें खोज रहा है वहाँ पर जाके, ठीक है। ये मैंने आपको बताना था। इसके नाम जो मैंने आपको बता दिए, कहाँ से लॉन्च हुआ, उसके नाम का मीनिंग क्या है, और इसके मिशन का पर्पस क्या है, इसी से आपको सवाल आएगा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए, एमएसएमईज़ के लिए एक नेशन वाइड क्रेडिट प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि अलग अलग बैंकों से, अलग अलग एजेंसीज से कैसे कैसे अलग अलग प्रोसेस से एमएसएमई, जो छोटे और मझोले कद के जो बिजनेसमैन हैं, वो लोन नहीं ले पाते हैं। लोन देने की प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, उस एक प्लेटफॉर्म के तहत ही उन सबको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उस एक प्लेटफॉर्म को सारे बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यहाँ तक कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है,
वो भी किसी को लोन देना चाह सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो अगर लोन देना चाहेंगे तो या तो उन्हें अपने फैमिली नेटवर्क में किसी को लोन देना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं फिर वापस मिले नहीं मिले, कितना इंटरेस्ट मिले, या वो बेसिकली बैंक में पैसा रखेंगे और बैंक किसी को लोन देगा और ये सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। और बोला जा रहा है इस प्लेटफॉर्म का नाम है ओशन, OCEN। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, ठीक है। ओपन क्रेडिट किसी को मिले उसके लिए इसका नेटवर्क बनाया जा रहा है और उसके कंट्री वाइड पायलट अब अंडरवे हैं। कुछ ही हफ्तों में देश भर में पायलट प्रोजेक्ट यानी टेस्टिंग फेज चलेगा इसका, उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक थिंक टैंक, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री राउंड टेबल, इस थिंक टैंक ने ये प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, iSpirit करके, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, ओशन को डेवलप किया है iSpirit ने। ओशन इसमें देखिए इसको हेल्प कर रहे कौन, इसके प्रोजेक्ट के हेड पे कौन है यहाँ पर? नंदन नीलकानी, जो कि आधार प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट थे, वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो इससे काफ़ी क्रेडिबिलिटी मिलती है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। विद दिस क्रेडिट विल बिकम मोर एक्सेसिबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस इन द कंट्री, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। फिर MSME कितने हैं, किसको कितना लोन मिलता है, इससे रिलेटेड कुछ डेटा है, मैं नहीं समझता वो किसी एग्जाम में आएगा। तो ओशन और iSpirit और नंदन नीलकानी को आप याद रखिए, ठीक है। और ये पॉइंट याद रखिए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। इसमें बैंक्स हैं, इसमें NBFCs हैं और इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं, ठीक है। तो देखिए रोज़ की तरह कुछ टिडबिट्स मैं लेके आया हूँ, जो छोटी छोटी न्यूज़ है किसी एग्ज़ाम में आ सकती हैं, ठीक है। जैसे ArcelorMittal हैं, उन्होंने ठाकुरानी आयरन और ब्लॉक इन उड़ीसा में माइनिंग ऑपरेशंस चालू कर दिए हैं, ठीक है। तो ये ठाकुरानी आयरन और ब्लॉक है, थोड़ा यूनिक सा नाम है, किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले सकता है। फिर देखिए रिलायंस में आज आए दिन लोग स्टेक खरीदे जा रहे हैं। फेसबुक खरीद चुका है, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद चुकी हैं। अब बोल रहे हैं कि अमेजॉन भी 10% स्टेक खरीदने की बात कर रहा है, 9.9%। फेसबुक ने भी 9.9% ही स्टेक खरीदा है, ठीक है। अमेजॉन की अभी बात चल रही है, जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ये एग्जाम आने लायक न्यूज़ बन जाएगी, ठीक है। फिर दुनिया भर की सबसे ज़्यादा वैल्यूड कंपनीज़ जो हैं, जिनकी कैपिटल सबसे ज़्यादा, वैल्यू सबसे ज़्यादा, मार्केट वैल्यू, उसमें टॉप 50 में रिलायंस को 48वां रैंक मिला है, ठीक है। ये किसी एग्ज़ाम में आपसे घूरे भट के पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम हाई पावर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हाई पावर इसलिए हैं क्योंकि ये एकदम न्यूज़ की हार्ट में, ये वो क्वेश्चन है जो बाकायदा सीधा एग्जाम में आ सकता है। ये नहीं कि रैंडम एक खबर से संबंधित कोई भी सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, ये वो क्वेश्चन है जो इस न्यूज़ से रिलेटेड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है ये जो 4 क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन UPSC प्री के पेपर में भी आपको देखने को मिले, ठीक है। तो मेरे हाई पावर्ड MCQs, जिनका कंपाइलेशन भी मैं वीकली बेसिस पे अब लॉन्च करूंगा, उनको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो गारंटी के साथ UPSC प्री के करंट अफेयर्स में आने वाले 50% क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। और ये सारी न्यूज़ आज की करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है। इन सब के आंसर मैंने मेरे वीडियो में दिए हुए हैं, ठीक है। इन सब के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। अगर नहीं बन रहा है तो आप उस न्यूज़ के कवरेज पे जाइए पीछे वीडियो में, और वहाँ से देख के आपको आंसर बन जाएगा। इनके करेक्ट आंसर्स मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ग्रेटा थनबर्ग इज ए चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, बी रिसिपिएंट ऑफ द ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन 2019, सी अ स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, या डी एम्बेसडर ऑफ फिनलैंड टू इंडिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है देखिए पेरेंट कंपनी ऑफ टिकटॉक इज ए जनरल अटलांटिक, बी सेक्वा कैपिटल, सी बाइट डांस, या डी अलीबाबा, ठीक है। नाउ BNO स्टैंड्स फॉर ए भारत नेशनल ऑयल, इंडियाज न्यूएस्ट ऑयल PSU, या ब्रिटिश नेवल ऑफिस, या ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज, या बहामास नेशनल ऑर्डर, ठीक है। या तो फिर चौथा क्वेश्चन देखिए इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज विमेन आर नाउ एलिजिबल फॉर ए परमानेंट कमीशन इन ऑल रोल्स, बी परमानेंट कमीशन इन ऑल नॉन कॉम्बैट रोल्स, सी परमानेंट कमीशन इन 5 आउट ऑफ द 10 स्ट्रीम्स, या डी परमानेंट कमीशन इन ऑल स्ट्रीम्स एक्सेप्ट जैक, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये सारे हाई पावर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि इन 4 में से एक क्वेश्चन इस बार के UPSC प्री में भी आपको देखने को मिले। तो थैंक यू गाइज़, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, किस तरह के और वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर UPSC प्रिपरेशन से रिलेटेड देखना चाहेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं कल।